औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम बढ़ते हैं अपने सबक नंबर 2 की तरफ और हमारा सबक नंबर 2 है इल्म दोस्ती। इल्म दोस्ती, ये लफ्ज़ इल्म है, इसको इल्म नहीं पढ़ना। इल्म तलफ़ुज़ गलत होता है, सही तलफ़ुज़ है इल्म। इल्म दोस्ती। अपनी किताबें खोल लें, सफ़ा नंबर 10। इसकी आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 10 से। इल्म दोस्ती गौर से सुनना है सब बच्चों ने और इसको अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाना भी है। हर एक लफ्ज़ को आपने उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करनी है जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। सफ़ा नंबर 10, सबक नंबर 2, इल्म दोस्ती। खट खट खट, मरियम ने लोहे की कुंडी से लकड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार में खड़ी हो गई। करीब ही कहीं से कोयल की मधुर आवाज़ आ रही थी। ठंडे होते हाथ जर्सी की जेबों में डाले वो गौर से उस कोयल की आवाज़ सुनने लगी। न जाने कितना वक्त बीत गया। होश आया तो देखा कि लकड़ी का दरवाज़ा अब तक बंद था। उसने कुछ हिम्मत करके एक हाथ बाहर निकाला और इस मर्तबा कदरे ज़ोर से दस्तक दी। फौरन ही घर के अंदर कुछ हलचल हुई और साथ ही कुंडी खुलने की आवाज़ आई। धी रानी, इस वक्त सब खैरियत तो है? खाला जान ने शदीद सर्दी में सुबह सवेरे उसे अपने सामने पाया तो हैरान हुए बगैर न रह सकी। जी खाला जान, सब खैरियत है। क्या खालिद मामू आ गए हैं? मरियम ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ धी रानी, रात काफ़ी देर से पहुंचा था, फजर पड़ते ही फिर सो गया। मैं उसके इंतज़ार में जागती रही थी इसलिए आंख लग गई। खाला जान जैसे आंख लगने पर शर्मिंदा थी, इसलिए साथ साथ अपने सोने की भी वजाहत कर दी। मरियम जानती थी कि इस घर में फजर के बाद ही से दिन का आगाज़ हो जाता था। उसके नाना अबू एक रिटायर्ड अफसर थे और उनका मामूल था कि वो नमाज फजर के बाद अशराक की नमाज तक मस्जिद ही में रुकते थे। खाला जान भी तब तक तिलावत से फारिग होकर नाना अबू का पसंदीदा कहवा बना लेती। चंद खजूरों और कहवे के साथ नाना अबू का नाश्ता होता। फिर उसके बाद चल सुचल। नाना अबू गांव के मसरूफ तरीन शख्सियात में से एक थे। गांव के अक्सर मसाइल हल के लिए उनकी खिदमत में ही पेश किए जाते। इसके अलावा उन्होंने अपनी मदद आप के तहत गांव के चंद मालदार घरानों को साथ मिलाकर कई रफाही कामों का आगाज किया हुआ था। उनकी निगरानी और हिसाब किताब भी उन्हीं के जिम्मे थे। कोई ज़रूरी काम है तो उठा दूं खालिद को? खाला जान की आवाज़ पर मरियम जैसे किसी ख्याल से चौंकी। नहीं खाला जान, काम तो ज़रूरी था लेकिन मामू जान कई दिनों बाद घर आए हैं, उन्हें नींद से बेदार करने को भी दिल नहीं चाह रहा। मरियम ने ना चाहते हुए भी इनकार किया। मैं फिर कुछ देर बाद चक्कर लगाऊंगी। मरियम खाला जान के इसरार के बावजूद रुकी नहीं और एक घर छोड़कर उसके अगले घर में दाखिल हो गई। ये उसके सबसे बड़े मामू का घर था। वो सर्दियों की छुट्टियों में जब भी गांव आती तो ज़्यादातर बड़े मामू के यहाँ रुकती। इसकी वजह उसकी आंखों के सामने थी। हज़ारों किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी नाना अबू और उनके बेटों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा थी। इसमें मौजूद ज़्यादातर किताबें नाना अबू ने वक्तन फ़वक्तन खरीदी थी और फिर उनके बेटे भी इस कार्य खैर में शामिल होते गए। मरियम को याद था कि जब उसने पहली मर्तबा लाइब्रेरी देखी तो इसमें चंद 100 किताबें थीं। ये उन दिनों की बात है जब बड़े मामू की शादी को अभी चंद माह हुए थे और उन्होंने घर के एक कमरे में बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लिए अलमारियां बनाई थीं। उनका जज्बा देखकर नाना अबू ने भी अपनी तमाम किताबें इस लाइब्रेरी में रखवा दी थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ, ये लफ्ज़ है वक्त नहीं वक्त। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ किताबें बढ़ती गईं और अब तो किसी अलमारी में शायद ही कोई जगह खाली हो। यही वजह है कि बड़े मामू कुछ नई अलमारियां बनवाने का सोच रहे थे। मरियम जब भी यहाँ आती उसे यूं लगता है जैसे सारी दुनिया एक किताब की सूरत इस कमरे में मौजूद है। दुनिया जहान का कोई मौजू हो, इससे मुतालिक कोई ना कोई किताब यहाँ ज़रूर मौजूद थी। मौज़ूआत की इतनी कसरत का सेहरा उसके सबसे छोटे मामू खालिद की सर पर था। वजह यह थी कि छोटे होने के बावजूद उनका मुताला
بہت زیادہ تھا. ان کے یار دوست تو انہیں کتابی کیڑا کہتے تھے. اس لائبریری کے لیے بھی زیادہ تر کتابوں کا چناؤ وہی کرتے اور پھر بڑے ماموں جان وہ کتابیں خرید کر لائبریری میں رکھ لیتے. مریم نے ایک کتاب نکالی اور اپنے من پسند مشغلے میں مصروف ہو گئی. پھر ناشتے سے کافی دیر بعد مریم دوبارہ اپنے نانا ابو کے گھر پر تھی. خالد ماموں تب تک جاگ چکے تھے. اسے دیکھتے ہی بولے, آ گئی میری بڑھاپو. جی ماموں. مریم قریب آئی تو ماموں نے اسے پیار کیا. مریم سوالیہ نظروں سے خالد ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی. اس کے ماموں بھانپ گئے تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے. وہ اٹھے اور اپنی ڈائری اٹھا لائی. پھر اس کے چند صفحات کونے سے موڑ کر ڈائری مریم کے سامنے کرتے ہوئے بولے, لوگ تم بھی کیا یاد کرو گی. مریم نے موڑے یہ صفحات کھولے تو پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی اسے یوں لگا جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو. اس نے کاغذ قلم پکڑا اور جلدی سے ان صفحات پر درج کتابوں کے نام لکھنے لگی. یہ ان تمام کتابوں کے نام تھے جو مختلف اداروں نے بچوں کے لیے لکھی تھیں. مریم کو نہ جانے کب سے اس فہرست کی تلاش تھی مگر وہ اکٹھی نہ کر سکی. پھر اس نے خالد ماموں سے کہا, جنہوں نے انتظار تو بہت کروایا لیکن فہرست تیار کر دی. وہ تمام کتابوں کے نام لکھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ خالد ماموں ہاتھ آگے کرتے ہوئے نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے, میری فیس. مریم نے جلدی سے ان کے خالی ہاتھ پر اپنی خالی مٹھی یوں رکھی جیسے کچھ دینا چاہ رہی ہو اور پھر شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی. چھوٹے ماموں کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی. یہ تھی بیٹا سبق نمبر 2 علم دوستی کی پڑھائی. اب اس کے املا کے الفاظ بورڈ کے اوپر میں لکھتی ہوں. آپ نے رف کاپیوں کے اوپر اس کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے لکھنے آ سکیں. پہلا لفظ ہے کھٹکھٹایا. پہلا املا کا لفظ ہے کھٹکھٹایا. نمبر 2 پر ہے ریٹائرڈ افسر. ریٹائرڈ افسر. نمبر 3 پر ہے شخصیات. شخصیات. نمبر 4 رفاہی. نمبر 5 نگرانی. نمبر 6 مشترکہ. نمبر 7 لائبریری. لائبریری. نمبر 7 لائبریری. نمبر 8 موضوعات. موضوعات. موضوعات موضوع کی جمع ہے. نمبر 9 صفحات. صفحات صفحہ کی جمع ہے. صفحات صفحہ کی جمع ہے. صفحہ صفحات. اور نمبر 10 پر ہے سنجیدہ. سنجیدہ. پھر سے دیکھیں, کھٹکھٹایا, ریٹائرڈ افسر, شخصیات, رفاہی, نگرانی, مشترکہ, لائبریری,
موضوعات، صفحات اور سنجیدہ، یہ ملا کے الفاظ آپ نے بار بار ان کی لکھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ لکھنے بھی آ سکیں، اور پڑھائی بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ ہر ایک لفظ آپ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا آ سکے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔